नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आज से हम हिंदी कहानियाँ पढ़ना शुरू करने वाले हैं। आज की जो हमारी कहानी रहने वाली है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। सबसे पहले हम इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें की रचनाकार राजेंद्र बाला घोष जी है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1904 ईस्वी है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखित कहानी है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक क्यों है? क्योंकि लॉर्ड कर्जन पर इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। इसमें दो ही पात्र है, एक लेखिका और दूसरा चंद्रदेव। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखते हैं राजेंद्र बाला घोष ने कितनी कहानियां लिखी है। उन्होंने 7 कहानियां लिखी है, जिसमें से सबसे पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 में लिखी गई है, जो आपको सिलेबस में लगी भी है। उसके बाद कुंभ में छोटी बहू सन 1906 ईस्वी। उसके बाद दान प्रतिदान सन 1906 ईस्वी। दुलाई वाली सन 1907 ईस्वी, ये भी आपके सिलेबस में लगी है। उसके बाद भाई बहन सन 1908 ईस्वी। मुरला सन 1908। दालिया सन 1909। ये आप एक बार देख ले, क्योंकि जितने भी आपके सिलेबस में लेखक या कवि लगे हैं उनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। आगे अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं पहले, फिर पूरी कहानी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर का जिक्र हुआ है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी आगरा, डी काशी। इसका सही आंसर है बी कोलकाता। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस महामारी का जिक्र हुआ है? आपके ऑप्शन है ए प्लेग, बी हैजा, सी चेचक। इसका सही आंसर है प्लेग। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी वायसराय। किस पर व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? क्या पूछा गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, किसने कहा है ये? आपके ऑप्शन है ए भवदेव पांडे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी लक्ष्मी सागर वैष्णवी, डी बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है सी लक्ष्मी सागर वैष्णवी। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए भवदेव पांडे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी लक्ष्मी सागर वैष्णवी, डी बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है ए भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किस पुस्तक में माना है? आपके ऑप्शन है ए नारी मुक्ति का संघर्ष, बी नारी मुक्ति की शक्ति, सी नारी मुक्ति, डी नारी शक्ति। क्या पूछा गया है? भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है, वो किस पुस्तक में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ए नारी मुक्ति का संघर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। ए अंग्रेजों की पक्षपात नीति पर, बी प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, सी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर,
डी लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, ई यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है केवल ए सी डी, केवल ए सी ई, केवल बी डी ई, केवल ए बी डी। क्या पूछा गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। ए क्या है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, इस पे तो किया गया है। नंबर 2, प्लेग पर विजय प्राप्त ना कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, इस पे भी किया गया है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर नहीं, ये गलत है। अगला है लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, ये भी सही है। अगला ई यातायात के साधनों की उपलब्धता पर, ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है ए बी डी। चलिए देखते हैं ए बी डी कहाँ है। ए बी डी यानी कि आपका सही आंसर है 4 ए बी डी। ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो बंग महिला द्वारा सरस्वती पत्रिका में लिखी गई कहानी है। हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? या कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान दे। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनाती हूँ, आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। क्या कहती है? कि इस सृष्टि के साथ साथ आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफ़र यानी कि बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो आप अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना प्रलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब प्रलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दे। यहाँ देखो, किसके पास? लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपके आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णाग तो नहीं है और नहीं जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वह ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। क्या कहते हैं? यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में क्या है? आकाश और पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण
करने लगी है। क्या कहती है कि मैं ये अनुमान करती हूँ कि आपकी जो नेत्र है, आंखें हैं, वो भी कुछ मंद अवश्य पड़ गई होगी, क्योंकि जो हमारी आंतरिक भारत की संतान है, बच्चे हैं, वो लड़कपन से ही क्या है, चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे यानी कि छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। किसका जिक्र हुआ है? कलकत्ता का। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के ही लकड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघों पर आरोहण करके अनंत से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिसमें आप अपनी निर्मल चंद्रिका का बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उसमें यही निरद्वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रहते हैं। किसके? काठ के पुतलों की भांति क्या करते हैं? मुंह ताकते रहते हैं। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भदवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो गई है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकारक खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजाति परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालयों के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है यानी कि मोर है। बस इससे उनके वीरतत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिठ को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचक्का जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विश्वयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा स्वर्ण आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल बंपू में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी शशाक शशदर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वह आजन्म कलंक शाहिद यहाँ के
विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में, यहाँ एक और जिक्र हुआ है, क्या बम्बई, जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। और भारत में ना तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन वास्कर सूर्य महाशय ही के वशधारकों साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह शस्य श्यामाला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारदा गौरांग प्रभु के कपाट कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यहाँ के प्रतिवर्ष पद्मनी दान किस्मों कितने ही राज्य वहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वह भी काठ के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या फिर सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेकर अवश्य आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय के डॉक्टर के सन्निहित चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि यहाँ फिर महामारी का जिक्र आ गया, प्लेग महामारी, आपके चंद्र लोग यहाँ देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना बहुत सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब तक आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराजा अपने यहाँ के दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, यानी कि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वह लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को भी स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइए ज़रूर, एक बंक महिला। ये थी हमारी आज की कहानी। आप एक बार खुद भी इसे पढ़ ले ताकि आपको सारी कहानी समझ आ जाए। तो आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही क्लास और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय।